कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें टिकाए धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज आगे बढ़ानी शुरू की। सबसे पहले स्क्रीन पर कपूर कॉर्पोरेशन टावर का मुख्य गेट दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और अनुराधा धीरे धीरे बाहर उतरी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने उस विशाल कांच की इमारत की तरफ देखा, उसके कदम वहीं थम गए। वो कुछ पल तक इमारत को देखती रही, फिर घबरा कर दोबारा कार के अंदर बैठ गई। रणबीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तभी फुटेज में ड्राइवर रमेश कार का दरवाज़ा खोलकर उसके पास आया। वो मुस्कुराकर कुछ समझाता हुआ दिखाई दिया। अनुराधा ने मासूमियत से सिर हिलाया, गहरी सांस ली और फिर एक बार हिम्मत जुटाकर कार से उतर आई। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कसकर पकड़ लिया था, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। फिर वो बहुत छोटे छोटे कदमों से बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अनुराधा ने झिझकते हुए कुछ कहा, शायद रणबीर से मिलने के बाद। गार्ड ने सम्मान से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए रिसेप्शन की तरफ इशारा कर दिया। अनुराधा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और अंदर चली गई। रणबीर की आंखें अभी स्क्रीन पर बिल्कुल जमी हुई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था। फुटेज आगे बढ़ी। अनुराधा रिसेप्शन तक पहुंची। उसने धीरे से कुछ कहा। सामने बैठी कविता ने पहले उसकी तरफ, उसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर अपने बगल में बैठी दोनों लड़कियों की तरफ। अगले ही पल तीनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे कुछ बोलने लगी और हंसने लगी। अनुराधा पहले तो समझ नहीं पाई, फिर उसने दोबारा कुछ कहा। कविता ने इस बार और भी लंबी बात कही। उसके साथ बैठी दोनों लड़कियां खुलकर हंसने लगी। अनुराधा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने एक बार फिर विनम्रता से हाथ जोड़कर कुछ कहा, लेकिन इस बार भी सामने से वही हंसी, वही उपेक्षा, वही तिरस्कार। रणबीर की आंखों में अब गुस्से की चमक उतरने लगी थी। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। स्क्रीन पर अनुराधा की पलकें झुक गई थी। उसने अपने आंखों के किनारे को पोंछा, फिर भी कुछ कहा, शायद आखिरी बार विनती की होगी। लेकिन कविता ने फिर कुछ ऐसा कहा कि तीनों एक साथ हंस पड़ी। अगले ही पल अनुराधा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। वो चुपचाप पलटी और वापस जाने लगी। बस यही दृश्य रणबीर के भीतर जैसे तूफान बनकर उतर गया। उसकी सांसें भारी हो गई, जबड़े इतनी जोर से भींच गए कि कनपटियों की नसें साफ उभर आई। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज़ थी, अपनी क्यूटी पाई के आंसू। उसने बिना एक शब्द बोले लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया। केबिन में एक तेज आवाज़ गूंजी। अगले ही पल उसने इंटरकॉम उठाया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर दबा हुआ ज्वालामुखी साफ महसूस हो रहा था। अमन, अभी इसी वक्त मेरे केबिन में। अमन लगभग दौड़ता हुआ रणबीर के केबिन में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नज़र रणबीर के चेहरे पर पड़ी, वो एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसने रणबीर को पहले भी कई बार नाराज़ देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों की लालिमा, जबड़े की कसी हुई नसें और मुट्ठियों की जकड़न साफ बता रही थी कि बात बहुत गंभीर है। अमन तुरंत उसके सामने आकर बोला, रणबीर क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? अनुराधा ठीक तो है, उसे कुछ हुआ है क्या? रणबीर ने बिना कुछ कहे लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मेरे ही ऑफिस में मेरी क्यूटी पाई के साथ इतना सब हुआ और किसी को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। देख देख अपनी आंखों से। अमन ने सीसीटीवी फुटेज चलती हुई देखी। स्क्रीन पर अनुराधा की घबराई हुई चाल, उसके हाथों का बार बार अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ना, रिसेप्शन पर खड़ी कविता का व्यंग से मुस्कुराना, फिर एक एक कर उसके ताने, दूसरी लड़कियों की हंसी और अंत में अनुराधा की आंखों से चुपचाप गिरते आंसू। पूरा दृश्य देखते देखते अमन का चेहरा भी सख्त हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सर, अनुराधा को पहचानना उसकी मजबूरी नहीं थी। उसे कैसे पता होता कि ये अनुराधा है, लेकिन इंसानियत से बात करना तो उसके हाथ में था। किसी भी लड़की के साथ कोई इस तरह कैसे बात कर सकता है? रणबीर की आवाज़ और भारी हो गई। यही बात मुझे अंदर से जला रही है। अमन, मेरी क्यूटी पाई को किसी ने पहचाना नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू ला दिए। और सबसे बड़ी बात जानता है, उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बताया।
अगर मैं खुद फुटेज ना देखता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे ने यहाँ क्या-क्या सहा है। अमन ने बिना एक पल गंवाए इंटरकॉम उठाया और सख्त आवाज़ में बोला, कविता तुरंत सर के केबिन में आओ, अभी। उधर रिसेप्शन पर बैठी कविता का दिल जैसे उसी पल बैठ गया। वो पहले से ही डर के साए में थी। इंटरकॉम की घंटी बजते ही उसके हाथ कांप गए। उसने मुश्किल से रिसीवर रखा और धीमे-धीमे कदमों से केबिन की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म, अब मेरी नौकरी गई। कांपते हाथों से उसने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अमन की आवाज़ आई, कम इन। कविता अंदर आई तो उसकी नज़र सबसे पहले रणवीर पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके भीतर कितना तूफान चल रहा है। कविता सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अमन ने गंभीर स्वर में पूछा, कविता ये क्या था? तुमने अनुराधा के साथ इस तरह बात कैसे की? कविता ने हिम्मत जुटाते हुए धीरे से कहा, सर मैंने इतना कुछ नहीं कहा था, उन्होंने शायद गलत समझ लिया, मैंने तो बस। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणबीर बिजली की तरह पलटा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कविता एक कदम पीछे हट गई। रणबीर की आवाज़ पूरे केबिन में गूंज उठी, इनफ, नॉट अनदर वर्ड। फिर उसने गुस्से में लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। ये क्या है? सीसीटीवी झूठ बोल रहा है या तुम? मेरी क्यूटी पाई ने तो मेरे सामने तुम्हारी एक शिकायत तक नहीं की। वो तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर मुझे उसकी बातों से शक ना होता और मैं ये फुटेज ना देखता तो आज भी मुझे सच पता नहीं चलता। और तुम मेरे सामने ही खड़े होकर उसी लड़की को झूठा कह रही हो। कविता के पैरों तले जैसी ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, सर मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं मानती हूँ, मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। मैं डर गई थी इसलिए झूठ बोल दिया। प्लीज़ सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ सर एक मौका दे दीजिए। रणबीर ने ठंडी लेकिन बेहद कठोर आवाज़ में कहा, तुम लड़की होकर भी एक दूसरी लड़की की भावनाएं नहीं समझ पाई। तुम्हें सामने एक डरी हुई मासूम लड़की दिखाई नहीं दी, तुम्हें सिर्फ उसका मजाक उड़ाना देखा। अगर आज मैं तुम्हें बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दूं तो कल इस ऑफिस में आने वाला हर इंसान यही समझेगा कि किसी की इज्जत से खेलना बहुत आसान है। कविता अब फूट फूट कर रो रही थी। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। उसी समय रणबीर की ऊंची आवाज़ रेस्ट रूम तक पहुंच गई। अंदर गहरी नींद में सो रही अनुराधा की आंख खुल गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में रणबीर नहीं था। बाहर से आती तेज आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसकी नज़र सीधे रणबीर पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था और सामने सिर झुकाती रोती हुई कविता खड़ी थी। अनुराधा एक पल के लिए सब समझ गई। वो बिना कुछ बोले जल्दी से चलकर रणबीर के पीछे आकर खड़ी हो गई और घबराकर उसकी शर्ट के पीछे का हिस्सा हल्के से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का वो मासूम स्पर्श महसूस होते ही रणबीर का ध्यान पल भर में उसकी तरफ चला गया। उसने बिना पीछे देखे अपना एक हाथ पीछे ले जाकर अनुराधा को अपने पास कर लिया, जैसे उसे ये एहसास दिला रहा हो कि वो सुरक्षित है। फिर उसने शांत लेकिन फैसला सुनाते हुए कविता से कहा, यू मे लीव। आज के बाद मैं तुम्हें इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। आगे की औपचारिक प्रक्रिया एचआर पूरी करेगा। अब मैं इस विषय पर एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। कविता रोते हुए सिर झुकाकर बाहर निकलने लगी। साथे साथे अनुराधा की नज़र उसकी आंखों में बहते आंसुओं पर पड़ी। उसी पल उसे समझ में आ गया कि रणबीर को सब कुछ पता चल चुका है और ये गुस्सा उसी के लिए था। जैसे ही कविता आंसू पोंछते हुए केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी, तभी पीछे से अनुराधा की धीमी लेकिन साफ आवाज़ें सुनाई दी, कविता जी रुक जाइए। कविता के कदम वहीं थम गए। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा, फिर डरते हुए एक नज़र रणबीर के गुस्से से भरी चेहरे पर डाली और तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। अनुराधा धीरे धीरे चलकर रणबीर के सामने आ गई। उसने दोनों हाथों से रणबीर का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की वो मासूम पकड़ जैसे रणबीर के भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, दोस्त आप नाराज मत होइए ना, प्लीज़ कविता जी को माफ़ कर दीजिए।
मैंने आपको इसलिए ही कुछ नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आप गुस्सा हो जाएंगे और इन्हें नौकरी से निकाल देंगे। जब इन्हें पता चला कि मैं अनुराधा हूँ और आप मुझे जानते हैं, तब इन्होंने मुझसे बहुत सारी बार सॉरी बोला था। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। सच बताऊं दोस्त, अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, किसी की नौकरी चली जाए और उसे तकलीफ हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ मेरे लिए इन्हें माफ़ कर दीजिए ना। इतना कहते कहते उसने धीरे से रणबीर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। पूरे केबिन में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। रणबीर बिना कुछ बोले बस अपनी क्यूटी पाई के चेहरे को देखता रह गया। उसकी मासूम आंखों में किसी के लिए शिकायत नहीं थी, सिर्फ दया थी। वो मन ही मन सोचने लगा, सच में मेरी क्यूटी पाई जैसी लड़की इस दुनिया में कितनी कम होती है। आजकल लोग अपने साथ हुई छोटी सी बात का बदला लेने में देर नहीं लगाते, लेकिन ये लड़की जिसके साथ गलत हुआ वही उस इंसान के लिए माफ़ी मांग रही है। इसे अपने दर्द से ज़्यादा दूसरे की तकलीफ दिखाई देती है। महादेव, आपने मुझे कितना अनमोल तोहफा दिया है। सच में मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी क्यूटी पाई आई। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। तभी अनुराधा ने मासूमियत से उसका हाथ हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ दोस्त? मैं बोल दूं कविता जी को कि उन्हें कंपनी से नहीं निकाला जाएगा? रणबीर हल्का सा मुस्कुराया। उसने दोनों हाथों से अनुराधा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, उसके माथे पर प्यार से एक किस किया और बहुत नरम आवाज में बोला, क्यूटी पाई, मुझसे पहले इस कंपनी पर तुम्हारा हक है। तुम्हें किसी फैसले के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद ही तुम्हारा हूँ मुझसे पहले। अगर तुम चाहती हो कि कविता कंपनी में काम करती रहे तो मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम्हारी खुशी मेरे हर फैसले से बड़ी है। अनुराधा के चेहरे पर तुरंत खिली हुई मुस्कान लौट आई। वो पलटकर कविता की तरफ देखने लगी और बोले, कविता जी, आप कल से कंपनी आइएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कविता की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, राहत थी। वो जल्दी से हाथ जोड़कर अनुराधा के सामने खड़ी हो गई, रूधे हुए गले से बोली, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, आपको कितना कुछ कह दिया, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी किसी भी इंसान से इस तरह बात नहीं करूँगी। फिर उसने रणबीर की तरफ मुड़कर भी सिर झुकाया। आई एम रियली सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे दोबारा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर ने बस शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। कविता एक बार फिर दोनों को धन्यवाद कहकर बाहर चली गई। उसके बाहर निकलते ही रणबीर ने अनुराधा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। फिर अमन की तरफ देखकर बोला, अमन, आज मैं घर जा रहा हूँ, जो भी ज़रूरी काम है तुम संभाल लेना। अगर किसी फाइल पर मेरे साइन चाहिए हो तो शाम तक भिजवा देना। अमन मुस्कुरा कर बोला, जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ सब मैं संभाल लूँगा। रणबीर ने सिर हिलाया और अपनी क्यूटी पाई का हाथ थामे केबिन से बाहर से देखने वालों को बस इतना दिखाई दे रहा था कि कंपनी का सबसे सख्त और अनुशासित मालिक आज एक मासूम लड़की का हाथ थामे बहुत शांति से बाहर जा रहा है। लेकिन रणबीर के भीतर इस समय विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, जिस लड़की ने अपने साथ हुई बेइज्जती तक भुलाकर सामने वाले के लिए माफ़ी मांग ली, उसके दिल को वो हमेशा हर दुख, हर तकलीफ और दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखेगा। उस पल उसे अपनी क्यूटी पाई पर पहले से भी कहीं ज़्यादा प्यार आ रहा था। उधर रिया जैसे ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुई, रिसेप्शन से लेकर पूरे लॉबी एरिया तक मौजूद कर्मचारियों ने एक साथ मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। रिया ने भी उसी आत्मीयता से मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा और हल्के से सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। कंपनी की लॉबी बेहद आलीशान थी। संगमरमर का चमचमाता फर्श, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और सामने लगी विशाल नेम प्लेट जिस पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज सुनहरे अक्षरों में लिखा था। ठीक उसके नीचे रिया के पिता की बड़ी सी तस्वीर लगी थी और उसके बगल में रिया की भी तस्वीर थी। इसलिए भले ही रिया आज पहली बार ऑफिस आई थी, लेकिन कंपनी का लगभग हर कर्मचारी उसे पहचानता था। बस किसी की आज तक उससे मुलाकात नहीं हुई थी।
पूरे ऑफिस में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। सभी अपने अपने सिस्टम के सामने बैठे ज़रूर थे, लेकिन नज़रें बार बार रिया की तरफ उठ जाती थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नई मैनेजिंग डायरेक्टर का स्वभाव कैसा होगा। रिया ने सबके चेहरों की झिझक पढ़ ली। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई और पूरे ऑफिस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सब लोग इतने चुप क्यों हो? मेरी वजह से ऑफिस का माहौल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसे पहले रहते थे। मैं भी आप सब की तरह ही एक इंसान हूँ। हाँ, जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग मुझसे डरे। आप लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, बाकी मुझे आप सबका साथ चाहिए, डर नहीं। उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उसने शांत स्वर में कहा, बस एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहती हूँ। मेहनत करने वाले और ईमानदार लोगों की मैं हमेशा इज्जत करती हूँ, लेकिन जो लोग बेईमानी करते हैं, कंपनी या अपने काम के साथ धोखा करते हैं, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करती। पूरा ऑफिस एक साथ बोला, यस मैम। माहौल पहले से काफ़ी सहज हो चुका था। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। उधर सिद्धार्थ की असिस्टेंट जल्दी से उसके केबिन में पहुंची और बोली, सर, मिस रिया ऑफिस में आ चुकी हैं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपनी फाइल बंद की और बोला, ठीक है, मैं खुद उनसे मिल लेता हूँ। कुछ ही क्षण बाद वो रिया के केबिन के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। मे आई कम इन? अंदर से रिया की आवाज़ आई, यस कम इन। उस समय रिया अपने लैपटॉप में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट देख रही थी। उसने जैसे ही सिर उठाकर सामने देखा, उसकी नज़र पहली बार सिद्धार्थ पर पड़ी और एक पल के लिए वहीं ठहर गई। लगभग 6 फीट लंबा कद, गहरे भूरे बाल, हल्की दाढ़ी, नीली आंखें, सदा हुआ व्यक्तित्व और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी सहज मुस्कान। उसने नेवी ब्लू शर्ट और चारकोल ग्रे ट्राउज़र पहना हुआ था, जिसके साथ उसकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी और भी प्रभावशाली लग रही थी। रिया कुछ क्षणों के लिए सचमुच उसे देखती रह गई। उधर सिद्धार्थ भी उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा दिया। वो सामने वाले कुर्सी पर बैठा, फिर रिया की तरफ हाथ हिलाते हुए हल्के अंदाज में बोला, क्या हुआ मिस रिया? कहीं मुझे देखकर खो तो नहीं गई? वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा। बहुत लोग मेरी हैंडसमनेस देखकर कुछ सेकंड के लिए खो ही जाते हैं। उसकी बात सुनकर रिया की तंद्रा टूटी। वो हल्का सा मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूँ तो आपकी बात गलत भी नहीं है, आप वाकई काफ़ी हैंडसम हैं। सिद्धार्थ ने हंसते हुए अपना हाथ दिल पर रखा और बोला, इतनी शानदार तारीफ के लिए दिल से शुक्रिया। मेरा तो दिन बन गया। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए और माहौल पूरी तरह सहज हो गया। रिया ने अपनी फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर अब काम की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अब मुझे संभालनी है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, जरूर, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी या चाय? रिया ने बिना सोचे जवाब दिया, कॉफ़ी। सिद्धार्थ ने इंटरकॉम उठाकर अपनी असिस्टेंट से कहा, 2 कॉफ़ी प्लीज़। कुछ ही मिनटों में कॉफ़ी आ गई। दोनों ने कॉफ़ी के साथ फाइलें खोली। सिद्धार्थ एक एक पॉइंट बेहद व्यवस्थित तरीके से समझाने लगा। अब तक कितना काम पूरा हो चुका है, कौन सी टीम किस हिस्से पर काम कर रही है, आगे की टाइमलाइन क्या होगी और अगले कुछ हफ्तों में किन निर्णयों की ज़रूरत पड़ेगी। रिया भी पूरे ध्यान से हर बात सुनती रही, बीच बीच में ज़रूरी सवाल पूछती और नोट्स बनाती। पहली मुलाकात होने के बावजूद दोनों के बीच बातचीत बेहद प्रोफेशनल, सहज और सम्मानपूर्ण माहौल से आगे बढ़ रही थी। उन्हें खुद भी महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट पर उनकी टीम वर्क कंपनी के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। देखते ही देखते कब शाम के 6 बज गए, रिया को खुद भी एहसास नहीं हुआ। पूरे दिन फाइलें, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, मीटिंग नोट्स और सिद्धार्थ के साथ एक एक पॉइंट पर हुई चर्चा में समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। उसने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी की बैग पर हल्का सा सिर टिकाकर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मुझे घर चलना चाहिए। वैसे भी कल से तो मुझे रोज़ ऑफिस आना ही है। सिद्धार्थ भी अपनी फाइल बंद करते हुए मुस्कुरा दिया, बिल्कुल, पहले ही दिन आपको इतना काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात कहूँ? रिया ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान के साथ बोला,
आज आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा, लेकिन आप तो उससे भी बढ़कर एक बहुत समझदार और ज़मीन से जुड़ी इंसान निकली। रिया के चेहरे पर भी सहज मुस्कान आ गई। और मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सिद्धार्थ। आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो हैं ही, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान भी हैं। आज पूरे दिन आपने जिस धैर्य से मुझे हर चीज़ समझाई, उसके लिए थैंक यू। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठा और बोला, जब आपने मेरी इतनी तारीफ कर ही दी है तो सोच रहा हूँ कि एक मौका मैं भी ले ही लूँ। रिया ने भौहें उठाई। कैसा मौका? सिद्धार्थ ने अपना दाया हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे भी आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, फिर बड़े सम्मान और शालीनता से उसके हाथ पर हल्का सा चूम कर बोला, जब कोई खूबसूरत लड़की इतनी तारीफ करे तो एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू, ये मेरा अपनी तरफ से शुक्रिया कहने का तरीका है। रिया एक पल के लिए चौंकी, फिर उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। उसकी आंखों में संकोच था, लेकिन असहजता बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और विनम्र स्वर में पूछा, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिला दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों की आंखों में अनायास ही एक सहज मुस्कान उतर आई। फिर सिद्धार्थ ने केबिन का दरवाज़ा खोला और दोनों साथ साथ बाहर निकल आए। ऑफिस के अधिकांश कर्मचारी जा चुके थे, इसलिए पूरे फ्लोर पर हल्की सी शांति थी। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए अगले दिन काम की कुछ सामान्य बातें करते रहे। नीचे पहुंचकर सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, कल मिलते हैं। रिया मुस्कुराई, ज़रूर, कल मिलते हैं। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। किसी नई शुरुआत की हल्की सी आहट दोनों के दिलों तक पहुंच रही थी, लेकिन फिलहाल दोनों ने उसे सिर्फ एक खूबसूरत दोस्ती का नाम दिया था। इधर रणबीर अनुराधा को लेकर घर पहुंच चुका था। जैसे ही दोनों हॉल में आए, अनुराधा सीधे दौड़कर सावित्री जी के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर आज अलग ही चमक थी। वो बड़े उत्साह से बोली, दादी माँ, आपको पता है दोस्त का ऑफिस कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि मैं तो अंदर जाकर डर ही गई थी। वहाँ कितने सारे लोग काम करते हैं, सबके पास अपने अपने कंप्यूटर थे और सब कितनी तेज़ी से काम कर रहे थे। फिर दोस्त का केबिन, अरे दादी माँ, इतना बड़ा था कि उसमें तो एक बड़ा घर आ जाए। और आपको पता है वहाँ एक अलग से आराम करने का कमरा भी था। दोस्त ने मुझे वहीं सुला दिया था। वो अपनी ही बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मासूमियत से बोली, दादी माँ, दोस्त ऑफिस में भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे घर पर रहते हैं। बस वहाँ सब लोग उनसे थोड़ा डरते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ थे। सावित्री जी उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा उठी। सावित्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे की खुशी ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अनुराधा फिर उत्साह से उन्हें ऑफिस की छोटी छोटी बातें बताने लगी। कैसे उसका केबिन था, कैसे अमन उसके लिए फ़ोन लेकर आया, कैसे दोस्त उसे अपने पास बैठा कर काम करते रहे। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी, जबकि थोड़ी दूरी पर खड़ा रणबीर चुपचाप अपनी क्यूटी पाई को दादी माँ के साथ इतनी खुशी से बातें करते हुए देख रहा था। उसके होठों पर अनायास एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो धीरे से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने कोट उतारा, धीरे से बिस्तर पर रखा और कपड़े बदलने के लिए वार्डरोब खोल दिया, लेकिन कपड़े बदलते बदलते ही उसका हाथ वहीं रुक गया। उसके दिमाग में फिर वही दो घटनाएं एक साथ घूमने लगी। पहले अर्पिता का अनुराधा का सबके सामने अपमान करना, फिर आज उसकी कंपनी में कविता का उसकी मासूम क्यूटी पाई से उस लहजे में बात करना। दोनों बार अनुराधा चुप रही थी, दोनों बार उसने किसी की शिकायत नहीं की थी और दोनों बार दर्द उसके दिल तक आकर चुप गया था। उसे याद आया कि अर्पिता वाली घटना के बाद भी वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसे बस अपनी क्यूटी पाई का उदास चेहरा याद आता रहा था। और आज तो बात उसकी अपनी कंपनी की थी। उसे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मानता है, उसी को ना वो अपने घर में सुरक्षित रख पाया और ना ही ऑफिस में।
उसने आईने में खुद को देखा और गहरी सांस लेकर मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब वो ऐसा कुछ करेगा कि आगे कभी किसी की हिम्मत ना हो उसकी क्यूटी पाई की तरफ उंगली उठाने की। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता उतर आई। कपड़े बदल कर वो नीचे हॉल में आ गया। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और रिया भी ऑफिस से वापस आ गई। रणबीर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तो मैडम पहला दिन कैसा रहा? रिया ने थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा। सच कहूँ तो सिद्धार्थ बहुत अच्छे इंसान है, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। रणबीर हल्का सा मुस्कुराया, मुझे पता था सिद्धार्थ सिर्फ अच्छा बिजनेसमैन ही नहीं बहुत अच्छा इंसान भी है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी निकलवाई थी। अगर मुझे उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली होती तो मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ाने की सलाह नहीं देता। रिया मुस्कुराकर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोली, अब समझ आया कि तुम किसी पर भरोसा करने से पहले इतनी जांच पड़ताल क्यों करते हो। रणबीर भी मुस्कुरा दिया और बोला, जब मेरी बेइज्जती की बात हो तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। रिया हंस पड़ी। रिया फिर बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, पहले जाकर कपड़े बदल लेती हूँ, फिर आराम से डिनर करते हैं। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। तभी अनुराधा भी दादी माँ के पास से उठते हुए मासूमियत से बोली, दादी माँ मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। आपसे बात करते करते तो पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। सावित्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो भी मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। अब हाल में सिर्फ रणबीर और सावित्री जी रह गए थे। रणबीर धीरे से उनके पास आया और बोला, दादी माँ मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सावित्री जी ने उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा बोलो, रणबीर ने शांत स्वर में कहा। रिया और क्यूटी पाई को भी आने दीजिए, फिर एक साथ बात करता हूँ। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और हाथ में फ़ोन लेकर कुछ देखने लगा, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ उड़ जाती थी। कुछ ही मिनटों बाद पहले रिया नीचे आई और उसके पीछे पीछे अनुराधा भी प्यारा सा कैट प्रिंट वाला नाइट सूट पहने मुस्कुराती हुई नीचे उतर आई। उसे देखते ही रणबीर के चेहरे पर फिर वही सुकून भरी मुस्कान लौट आई। चारों लोग डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नौकरों ने सबके सामने खाना सर्व करना शुरू ही किया था कि रणबीर ने बिना एक निवाला खाए पानी का गिलास नीचे रखा। उसके चेहरे पर असामान्य गंभीरता थी। उसने पहले दादी माँ की तरफ देखा, फिर रिया की तरफ और अंत में अपनी मासूम क्यूटी पाई की तरफ। फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोला, दादी माँ मैं अनुराधा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रिया के हाथ में पकड़ा चम्मच हवा में ही रुक गया। सावित्री सी भी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। दोनों ने एक साथ आश्चर्य से रणबीर की तरफ देखा। वहीं अनुराधा अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से कभी रणबीर को, कभी दादी माँ को और कभी रिया को देखने लगी, क्योंकि उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि उसका दोस्त अचानक उसकी शादी की बात क्यों कर रहा है। कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए पार्ट नहीं आ पाया। वॉइस ओवर करने का मन ही नहीं था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। हम लोग भी एक यूट्यूबर होने के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी हैं, जिसे दुख परेशानियां तकलीफ़ खुशियां सब कुछ आती जाती रहती हैं। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।